सबसे पहले तो प्यारे से नमस्कार और मैं बलवंत सारण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक अलग सा टॉपिक जो बहुत ही अच्छा सा रहने वाला, थोड़ा लंबा भी रहने वाला है, लेकिन उसके बाद अगर आपने ये पूरा कंप्लीट पढ़ लिया ना तो उसके बाद मेरे हिसाब से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने के। और मेरा असूल रहता है हमेशा मैं जो चीज पढ़ाता हूँ डिटेल से पढ़ाता हूँ और एक भी डाउट नहीं रहने देता। जो भी डाउट रह गया फिर यहाँ पढ़ाने का मेरा कोई फायदा नहीं है। लेक्चर लंबे रहते हैं मेरे, आप 2 बार में देख सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं है भी आप एक दिन में एक बार में देखो, आपकी मर्जी है। जितने के बाद आपको समझ में आना बंद हो जाता है तो आप 2 बार में देख सकते हो। मेरा लेक्चर लंबा रहेगा ये मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि 20-30 मिनट के लेक्चर बनाने मुझे नहीं आते। अभी तक सीख जाऊंगा अगर आपकी आदत रही तो, ठीक है। अभी तक तो मैंने नहीं शूट किए हैं। तो लंबे लेक्चर रहने का यही होता है, क्योंकि समझाने में जो टाइम लगता है ना तो लेक्चर क्या हो जाता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, पता है ना। यानी वो उसका टाइम पीरियड है जो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को। अगर आपको पढ़ना है और पेपर के लिए पढ़ना है, कोई भी पेपर हो, आपके अच्छे अच्छे पेपर होंगे उनमें आपको क्लियर करना है, बार बार साइंस नहीं पढ़नी है तो अपना चैनल विजिट कर सकते हो बार बार। अगर आपको ये लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, डीप ज्यादा जा रहे हैं, तो आप दूसरे चैनल भी देख सकते हो बेसिक के लिए, उसके बाद आ जाना। लेकिन लास्ट में आना पड़ेगा, कहीं से सीख लो, पूरा डिटेल से सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो सहन करनी होगी, मैं ये बार बार बताता हूँ, ठीक है। ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। मेरा लेक्चर रहता है, फालतू की बातें उसमें होती नहीं। 1-2 मिनट शुरू में होती है जो फालतू की नहीं होती, 1-2 मिनट लास्ट में होती है जो भी फालतू की नहीं होती, ठीक है ना। तो ज्यादा मैं मोटिवेट वगैरह भी नहीं करता हूँ। मोटिवेट करने का मतलब है क्या, मोटिवेट अपने आप से होना पड़ेगा। अपने माँ बाप को देख के आप मोटिवेट हो सकते हो। कोई भी आप एक जरिया बना लो, कोई भी देख के भी एक परमानेंट ऐसी चीज बना लो जिसकी, यानी आप किसान परिवार से हो तो आप अपने माँ बाप की फोटो देख लेना भी। अब आप पढ़ रहे हो आराम से और वो खेत में पसीने से लथपथ होके किस प्रकार से मेहनत कर रहे होंगे। आपके घर वाले मजदूर और कोई भी चीज है, चाहे वो दुकान पे बैठते हैं तो सारा दिन खड़े रहते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है और आप बैठ के पढ़ भी नहीं सकते। तो इसका मतलब आप पे क्या है, गर्व कर पाएंगे कि कभी वो। तो आपको अपने मम्मी पापा पे गर्व होना चाहिए और मम्मी पापा को देख के आप उनकी कंडीशन देख के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। उनकी कंडीशन बेस्ट है ना तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनकी बेस्ट हो, क्योंकि बेस्ट होने पे आपको क्या मिलेगा। आप सोचोगे जी जरूरी नहीं है हमारे लिए, तो क्योंकि आपके लिए पहले कोई ना कोई बिजनेस से चुन रखा होगा, ठीक है। तो आप पढ़ना है, हमें लगन से पढ़ना और सारी चीजें पूरी डीप से पढ़नी है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इससे अच्छा कहीं मिल जाए, इससे ज्यादा भी मिल जाए ना, कहीं कंटेंट मिल जाए एक जगह, आपको किसी बुक में मिल जाए, वीडियो डिलीट कर दूंगा, कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट, यानी आपका जो चैप्टर रहेगा पोषक पदार्थ रहेगा। क्या रहेगा, पोषक पदार्थ रहेगा। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद मिनरल से, उसके बाद आपको न्यूक्लिक एसिड से, फैट से, वसा से, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे। फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, स्टार्च क्या है, सेलुलोज क्या है, काइटिन क्या है, सारे जितने भी चीज हम सारी कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। बता देता हूं मैं क्या पढ़ना है। पोषक पदार्थ है क्या, तो आप कह सकते हो जी विच सब्सटेंस यूजेस इन न्यूट्रिशन, यानी आप सीधा बोल सकते हो जो पदार्थ या वे पदार्थ, एक बात में बात कंप्लीट होती है, वे पदार्थ जो पोषण में प्रयोग होते हैं, पोषण में प्रयोग होते हैं। यानी न्यूट्रिएंट शब्द से क्या बना है, न्यूट्रिशन बना है। न्यूट्रिशन आपने सुना भी होगा, ठीक है, बार बार सुना होगा आपने, प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, ये न्यूट्रिशन के लिए ये, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट है, माइक्रो मैक्रो सब कुछ सुना होगा आपने, मुझे अंदाजा है जहां तक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशन यानी पोषण है क्या, यानी वो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर, वो पदार्थ जो पोषण के अंदर, पोषण जो होता है ना उसके अंदर प्रयोग होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, पोषक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। यानी न्यूट्रिशन क्या है, इस चीज को हम कंफ्यूजन लेते हैं। न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर, सिंपल में समझाता हूँ मैं, ये न्यूट्रिशन चैप्टर में से इकोलॉजी का है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट नहीं है, न्यूट्रिशन, ठीक है ना, ये इकोलॉजी का है। तो इसके अंदर जिस प्रोसेस से हमारा शरीर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यानी
यानी ग्रोथ यानी वृद्धि कर रहा है, वो किसके माध्यम से? न्यूट्रिशन के। दूसरा मैं सिंपल सा बताऊं तो हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन है नए जीव का निर्माण होता है। आपको भी प्रजनन जो होता है वो भी किसके कारण हो रहा है? न्यूट्रिशन के कारण। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है किससे? बीमारियों से, वो भी न्यूट्रिशन के कारण। अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है यानी रोगों से क्या मिल रही है? हमें सुरक्षा मिल रही है। उसके बाद आपके शरीर के अंदर जो मेंटेनेंस हो रही है, ठीक है, वो भी किसके कारण हो रही है? इसके कारण। आपके शरीर में रिपेयर हो रही है, कोई भी चीज टूट फूट हो रही है वो वापस क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है उसकी, तो वो भी क्या है? न्यूट्रिशन के कारण है। तो ये चीजें जो न्यूट्रिशन के कारण होती है, और इनके अंदर जो सहायता करते हैं यानी ग्रोथ के अंदर जो पदार्थ सहायता करेगा वो क्या है? न्यूट्रिएंट है, ठीक है। जो प्रजनन के अंदर सहायता करेगा वो पदार्थ क्या है? न्यूट्रिएंट है। उसके बाद प्रोटेक्ट करेगा हमें डिजीज से, वो भी क्या है? न्यूट्रिएंट है। हमारे शरीर में मेंटेनेंस करेगा यानी मेटाबॉलिज्म प्रकार की क्रियाओं को क्या करेगा? शुरू रखेगा, वो भी न्यूट्रिएंट है। उसके बाद रिपेयर करेगा, हमारे शरीर में टूट फूट है उसकी मरम्मत करने का काम करेगा, वो भी क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में वो पदार्थ है जो हमारे सभी प्रकार की जरूरतें हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर को जो जरूरतें होती है वो फूड सब्सटेंस के माध्यम से हम लेते हैं। वो पदार्थ क्या है? भोजन में जिन पदार्थों की हमारे शरीर के अंदर जरूरत है उस भोजन को खाकर हम क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, वो सारे के सारे के न्यूट्रिएंट है, ठीक है ना। इस बात को कवर करना है हमें। अब पोषक पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, किसके हिसाब से? बेसिस ऑफ ऑन कार्बन, यानी कार्बन के हिसाब से कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। आप लिख लो जी, कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। एक तो कार्बनिक, एक तो कार्बनिक पोषक पदार्थ, और एक क्या है? अकार्बनिक। और मैं कहता हूं नोट्स बना लो, आप फायदे में रहोगे, और फायदे में रहोगे तो हमेशा कायदे में रहोगे, ठीक है। तो कार्बनिक कौन सी है? तो आप कहोगे जी ऑर्गेनिक, ठीक है। और क्या है? इनऑर्गेनिक। दो प्रकार के पोषक पदार्थ है, किसके आधार पे? कार्बन के आधार पे। पोषक पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसके कितने टाइप है? 2 टाइप है, ठीक है। यानी दो प्रकार के होते हैं। अब कार्बनिक कौन कौन से है तो आपको याद करना है जी, कार्बनिक कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, याद रखो इस बात को। दूसरा कौन सा है जी? बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना, वो मेरा काम है। फैट है जी। उसके बाद जी प्रोटीन है जी। उसके बाद जी न्यूक्लिक एसिड है जी। नाभिक अम्ल है जी। उसके बाद विटामिन भी है जी, विटामिन या विटामिन बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइंस है यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन ज्यादा महत्व नहीं होती। ऐसे याद करना है हमें। कौन कौन से है जी जो आप पढ़ते हो? कार्बो, शर्करा बोलते हो, जैसे आप शुगर बोलते हो, हाइड्रेट, ठीक है ना, नाम में सब कुछ है। फैट यानी वसा, जो सिंपल क्वेश्चन याद करते हो तो नाम में याद करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। प्रोटीन है, क्या है जी? प्रोटीन है। प्रोटीन के बाद क्या है जी? न्यूक्लिक एसिड है, यानी नाभिकीय अम्ल है। न्यूक्लिक एसिड याद लो, आप फायदे में रहोगे, ठीक है ना। और उसके बाद विटामिन, ये हमारे क्या है जी? कार्बनिक है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे जैसे जल है, हमारा क्या है? वाटर है, क्या है? जल है। वो क्या है? इनऑर्गेनिक है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कैसे हुआ जी? CHO, कार्बन नाइट्रोजन, इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको वजह एक तो जल हो गया, उसके बाद एक हो गया मिनरल। मिनरल यानी खनिज लवण, खनिज लवण है, वो भी क्या है? अकार्बनिक है, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है ना, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस हो सकता है। उसके बाद सारी चीजों की जरूरत है हमारे शरीर में, ठीक है। वो आयन के रूप में पाए जाते हैं हमारे शरीर में, क्या है? खनिज लवण है। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आयोडीन हो सकता है जी, ठीक है, कैलोरीन हो सकता है। सारी चीजें हमारे शरीर में जरूरतमंद होती है, यानी क्या करते हैं? सब के सब कहीं ना कहीं काम आते होंगे, ठीक है। सोडियम, जैसे
सोडियम नाइट्रोजन पंप में कैल्शियम हड्डियों का निर्माण कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है हमारे शरीर में, जिंक क्या कर रहा है इंसुलिन का निर्माण कर रहा है, छोटी छोटी बातें, फास्फोरस आयोडीन हमारे थायराइड ग्रंथि का, क्लोरीन क्या कर रहा है, उसके बाद पोटेशियम क्या है हार्ट जो हमारे शरीर है, या सोडियम पोटेशियम में काम आता है। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सारी की चीजें ओवरव्यू दे दिया, ये चीजें हमारे पूरे चैप्टर में रहेगी, चैप्टर चलेगा कुछ नहीं, टेंशन मत लेना, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, आपको टीचर बना के छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। बायोलॉजी से प्यार ना हो जाए ना, आप बेशरम होके, बेशरम का मतलब ये नहीं है गालियां देने लग जाओ, ठीक है ना, बेशरम होके पूरा लेक्चर देख लिया करो, चाहे आपको नींद आए, ठीक है, सो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सोने का भी तो साधन बन रहा हो ना आपका, तो आप सोच सकते हो। ये चीजें हम पढ़ लेते हैं ना जैसे जैसे, बहुत मजा आने लगेगा। मैं जहां पे भी कार्बोहाइड्रेट का जिक्र करता हूँ, कहाँ पे पोटेशियम फैट वगैरह का जिक्र करता हूँ, आपका दिमाग है खुल के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरा लेक्चर वास्तव में लंबा रहता है, मैं जानता भी हूँ आपको नींद भी आती होगी, ठीक है ना, नींद भी आती होगी, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, मेरी मजबूरी इसलिए है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे मेरी ज्वाइनिंग आने वाली है, तो ज्वाइनिंग से पहले पहले कम से कम आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए, और बायोलॉजी कंप्लीट ऐसे तो होगी नहीं 20-20 मिनट का लेक्चर देंगे से, ठीक है। जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उनके लिए बेनिफिशियल है, जो नहीं पढ़ते हैं वो स्किप करके जा भी सकते हैं और गए भी, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें फर्क पड़ता है जब पढ़ने वाला स्टूडेंट जगह जगह भटक रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, तब हमें ये लगता है उसकी हेल्प की जाए, ठीक है। तो उससे पहले बायो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम फिजिक्स भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे और केमिस्ट्री भी करने वाले हैं, और बाकी आप देख रहे हैं जो करेंगे, ठीक है, जम के करेंगे, उसके बाद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इसके आधार पे तो मैंने इनको बांट दिया मान लो, ठीक। अब क्वांटिटी के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं हम, ज्यादा ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, और कम ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों को मैं अलग अलग, इन्हीं को ही बार बार इनका क्या करते हैं डिवीजन करते रहेंगे। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, या मैक्रो न्यूट्रिएंट, सब आते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर पढ़ते हैं तभी आते हैं। अब हम जिक्र किसका कर रहे हैं, सिर्फ एनिमल का, जंतु के बारे में जो क्वेश्चन है उनका जिक्र कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। जो लेक्चर देखेगा मजे लेके जाएगा, लेक्चर नहीं देखता वो भाग जाएगा। यानी सूक्ष्म पोषक पदार्थ कौन से, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, प्लांट के अंदर तो पूछा जाता है लेकिन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। मैक्रो का मतलब थोड़ा सा, ठीक है, इसे लघु भी बोल देते हैं, ठीक है, या इसे दृढ़, दृढ़ का मतलब बड़ा नहीं है यहाँ पे पोषक पदार्थ, दृढ़ का मतलब है थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं पोषक पदार्थ, ठीक। यानी मैक्रो कौन से, मैक्रो का मतलब बहुत ही कम मात्रा में जिनकी हमें शरीर को जरूरत होती है, बहुत ही कम मात्रा में हम हमारे भोजन के अंदर वो पाए जाते हैं और बहुत ही कम हमारे शरीर के अंदर लिए जाते हैं। यानी हमारे शरीर को जिनकी कम आवश्यकता होती है वो है माइक्रो। माइक्रो कौन सी है, एक तो आप लिख सकते हो मिनरल जितने भी हैं हमारे शरीर को, क्या खनिज लवण की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पोटेशियम वगैरह इनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, क्लियर। दूसरा आप लिख सकते हो जी विटामिन, यानी विटामिन, विटामिन होते हैं वो भी किसमें आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में होते हैं हमारे शरीर के लिए। यानी किसके बेस पे, क्वांटिटी यानी लेने के आधार पे, हमारा शरीर कितना, हमें शरीर की कितनी जरूरत है उसके आधार पे दो भागों में बांटा जा सकता है। दृढ़ का मतलब जो ज्यादा लेते हैं, जैसे आप H2O यानी जल की मात्रा बहुत चाहिए हमें, ठीक है ना, 6 से 7 लीटर में पीना चाहिए दिन में। उसके बाद हमें प्रोटीन भी बहुत चाहिए क्योंकि शरीर की मरम्मत के लिए, ठीक है। तीसरी बात हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, यानी इनको छोड़ के सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है ना। और उसके बाद फैट भी हमें अच्छा खासा चाहिए, यानी वसा भी हमें क्या चाहिए, अच्छी चाहिए। तो हमारा पूरा हो गया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड भी इसके अंदर लिख सकते हो आप, न्यूक्लिक एसिड बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, विटामिन उसमें डाल दिया, तीनों को इसमें डाल दिया, यानी इन चीज को याद रखो आप। बाकी हमारे शरीर के अंदर क्या है, खनिज लवण विटामिन क्या है, सूक्ष्म है, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार फिर थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो इस बात को। हमने पढ़ा पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ जो होते हैं हमारे पोषण में सहायता करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है उनमें सहायता करते हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे रिपेयर हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे डाइजेशन हो, ठीक है, एसिमिलेशन हो, कुछ भी हो, उसमें सहायता करते हैं, वो क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं,
ठीक है। पोषक पदार्थ फिर क्या है? न्यूट्रिशन मैंने बताया अलग अलग प्रकार का हो सकता है न्यूट्रिशन के। पोषक पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे? कार्बन के आधार पे। कार्बनिक अगर कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक अगर कार्बन एब्सेंट है, ठीक है। कार्बनिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन है। बात खत्म हो गई। अकार्बनिक कौन से? मिनरल है और हमारा जल है, ठीक है, सोल्ट वगैरह जो भी है। उसके बाद हमने बांटा भी ये क्या है? मात्रा के आधार पे जो क्वांटिटी हमारे शरीर के अंदर यूज हो रही है उसके आधार पे भी क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व या दृढ़ पोषक तत्व। इसके बाद हम न्यूट्रिएंट के अंदर इसको दो भागों में, अलग अलग भागों में और भी बांटा जा सकता है। उसकी टाइप कितनी भी बना सकते हो। बेसिस ऑन, यहां से क्वेश्चन आता है बहुत जबरदस्त, फंक्शन, ठीक है ना। बेसिस ऑन फंक्शन यानी कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बात कंप्लीट हुई। लिख लो, इस बात को दिमाग में बिठा लो, एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की होगी आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। आपको एक लाइक करने में जितना टाइम लगता है उससे लाख गुना ज्यादा, ठीक है ना। लाख या मिलियन बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। यानी 10 लाख से भी ज्यादा आपके लाइक जो बनता है। आप लाइक नहीं करते हो, बहुत मतलब इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो आप, ठीक है ना। शेयर कर दिया तो अब अलग अलग आधार पे मैं इसको बांटता हूं। देखो यहां से क्या क्वेश्चन आया, आप कहोगे जी वाह जी वाह, मजे आ गए। आप कहोगे जी बॉडी फॉर्म, ठीक है ना, यानी दहन निर्माता किसे कहा जाता है? दहन निर्माता, ठीक है। तो वो कौन सा आपका? प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? दहन निर्माता, शरीर का निर्माण करने वाला। क्योंकि कोशिका की ग्रोथ जो होती है ना वो किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण, ठीक है ना। उसके बाद आपसे कहा जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, यानी ऊर्जा देने वाले। ऊर्जा देने वाले, तो ऊर्जा देने वाला कौन है? सबसे ज्यादा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करता है, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट और साथ में फैट, वसा से भी। यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। उसके बाद आनुवांशिक, आनुवांशिक वाहक। आपको जी ये क्या आ गया, ठीक है। जेनेटिकल व्हीकल बोलते हैं जिनको, यानी वो क्या है जी? न्यूक्लिक एसिड। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। न्यूक्लिक एसिड नाभिकीय अम्ल, अरे नाभिकीय अम्ल क्या है? डीएनए। डीएनए में जो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, अरे इसमें क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं? आपके अनुवांशिक पदार्थ जो है जो एक जगह से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपकी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, पहुंचा रहे हैं। अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से हैं? उसके बाद आपका आता है जी, ठीक है, जो रिपेयर दे रहे हैं। रिपेयर के लिए क्या? मरम्मत करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन। क्या रहेगा? प्रोटीन हमारे शरीर की क्या कर रहा है? मरम्मत कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ग्रोथ करने वाला, यानी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? वृद्धि करने वाला। वृद्धि करने में सहायक कौन सा है? प्रोटीन। अरे प्रोटीन के बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप जब भी जिम जाते हो तो प्रोटीन ही खाते हो ना। मोटा होना है तो प्रोटीन खाओ, ये करना है प्रोटीन खाओ, वो करना है प्रोटीन खाओ, ठीक है। किसमें ज्यादा पाया जाता है वो तो बाद की बातें हैं। यानी ऊर्जा देने वाला, ठीक है ना, बॉडी का निर्माण करने वाला, जेनेटिकल व्हीकल हो गया, रिपेयर करने वाला, ग्रोथ करने वाला, ठीक है। प्रोटेक्ट टू डिजीज, यानी रोगों से बचाने वाले कौन से हैं? मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोगों से बचाने वाले, रोगों से बचाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो आपका आंसर रहेगा मिनरल, जितने भी होते हैं मिनरल, ठीक है ना, खनिज लवण, खनिज लवण। और साथ में दूसरा इसका और क्या, ऊर्जा तो नहीं देता ना ये, विटामिन जो होता है, यानी विटामिन। विटामिन क्या करता है? हमें रोगों से बचाता है, प्रोटेक्शन करता है डिजीज से, ठीक है ना। तो रोगों से बचाने वाला कौन सा पोषक तत्व है? खनिज लवण और प्रोटीन, कौन सा? विटामिन।
ग्रोथ करने वाला प्रोटीन, मरम्मत करने वाला प्रोटीन, ठीक है, जेनेटिकल व्हीकल यानी आनुवंशिक, न्यूक्लिक एसिड एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, कार्बोहाइड्रेट बॉडी फॉर्मर, प्रोटीन, ठीक है ना, फैट भी एनर्जी देता है, आगे बढ़ेंगे सारी चीजें। तो ये हमारे कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन थे जो कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार में ऐसे ये भी लिख सकता हूं, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, यानी उपापचय में सहायक, उपापचय में सहायक कौन कौन सा है, तो उपापचय में सहायक एक तो क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जल, उसके बाद है मिनरल, यानी जल व खनिज लवण क्या करते हैं, उपापचय में सहायता करते हैं हमारा। कैटाबोलिज्म, ठीक है, एनाबोलिज्म, उपचय अपचय बताया था। उसके बाद आप एक बात और भी लिख सकते हो, ठीक है, तापमान पर नियंत्रण रखने वाला, टेम्परेचर जो मेंटेन करता है, तापमान, तापमान यानी टेम्परेचर रेगुलेशन भी कह सकते हो, तापमान को बनाए रखने वाला। फैट यानी कौन सा है, वसा आपके तापमान को बनाए रखती है, किस प्रकार से बनाए रखती है, एक लेयर बना लेती है ना एडिपोज टिश्यू की, ठीक है, तो तापमान को बनाए रखने वाला, ठीक है, याद करना है रे, कुछ भी नहीं है। देखो आप ग्लूकोज खाते हो, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का, ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट, यानी मीठा पदार्थ आप ऊर्जा के लिए खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा देने वाले के बाद अनुवांशिक, आपको डीएनए आरएनए याद रखना है, अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद आपको मरम्मत करने वाला प्रोटीन, जब भी आपको चोट वगैरह लगती है, आप ग्रोथ करते हो, आप जिम वगैरह करते हो, वर्कआउट करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो कुछ भी करते हो तो क्या है, आपकी मसल्स जो होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, यानी संकुचित शिथिलित होती है, और बहुत सी कोशिकाएं टूट जाती है। कोशिकाओं की मरम्मत कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, ठीक है ना। उनकी ग्रोथ कौन कर रहा है, अभी आप प्रोटीन के डिब्बे खाते हो, याद है क्या, कोई जिम में गया तो पता होगा, या जिम के बाहर एक क्या लगी होती है, फूड सप्लीमेंट की दुकान होती है ना, उसके ऊपर प्रोटीन ही तो मिलते हैं। प्रोटेक्ट टू डिजीज, यानी हमारे रोगों से कौन सा बच रहा है, विटामिन हमें रोगों से बचा रहा है। उसके बाद मिनरल खनिज लवण हमें रोगों से बचा रहे हैं, बहुत से रोगों से बचाते हैं, आगे मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजें जुड़ रही है, कुछ टूट रही है, उसके अंदर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। खनिज लवण इस चीज में बहुत मोटी भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। फैट वसा क्या कर रहा है, आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, तापमान, क्योंकि आपके त्वचा के नीचे एक परत बनी होती है, वो सारी की सारी किससे बनी होती है, आपको बताइए, त्वचा के नीचे फैट होता है, और वो फैट क्या कर रहा है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है, ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो बाहर चाहे ठंड हो, लेकिन हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, कारण एक त्वचा की बाहर लेयर है, ठीक है, जो बाहर नहीं जाने देती। अगर इतना कुछ क्लियर हो जाता है आपका, तो आप जीनियस बनने वाले हो थोड़े दिन में, ठीक है ना। अपना असूल है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है, उससे प्यार करना सिखाएंगे। प्यार होता क्या है, ठीक है, लगन, किसी के प्रति फीलिंग। उस सब्जेक्ट को जब भी आप कोई भी चीज खोल के पढ़ना शुरू करोगे, आप बोर होंगे तो आप सोचोगे पढ़ना शुरू तो करना है मुझे, लेकिन बायो से करना है, तब मजा है पढ़ाने का, ठीक है। कमेंट करके बताना कितने बंदों को बायो से प्यार हो गया, ठीक है। पूरा लेक्चर देखते हैं, नहीं तो बाकी तो भाग ही गए यहाँ से। अब हम पढ़ने वाले हैं जी, क्या पढ़ने वाले हैं, देखो मैं न्यूट्रिशन के बारे में बता दूं आपको। न्यूट्रिशन इकोलॉजी का है, मैं वो टर्म छोड़ के इसलिए भाग रहा था वहां से, क्योंकि इसके बारे में पढ़ाने लग गया तो कुछ बहुत लंबा लेक्चर निकल जाएगा। आपको पता है न्यूट्रिशन दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी उसके आधार पे हेटेरोट्रोफिक्स हो सकते हैं, ऑटोट्रोफिक्स में दो प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं जो, या कीमोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रोफिक्स में, ठीक है, हेलोजोइक हो गए, सैप्रोफाइट हो गए, पैरासाइट हो गए, तो ये बहुत ही चीजें हो जाती है। इकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, बायोलॉजी का पार्ट है इकोलॉजी, और एनवायरमेंट स्टडी सारे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से भी आते हैं, तो वहां पे पढ़ लेंगे, नो टेंशन। सिलेबस मेरे पे छोड़ दो, आप पढ़ते जाओ, ठीक है ना। एक बात याद रखो, फिर आप, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, बस इस बात को याद रखो, बाकी तो मैं बात का बतंगड़ बना ही देता हूं, पता है। कार्बोहाइड्रेट आप लिख लो, इसको प्यार से लिख लो, कार्बोहाइड्रेट,
क्या है, कुछ भी तो नहीं है। हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, इतना कुछ पढ़ेंगे कि आपका दिमाग एक बार हिल जाए, लेकिन दोबारा सेट हो गया तो फिर कभी नहीं हिलेगा जिंदगी भर। पेपर से बाहर निकलने के बाद कभी नहीं हिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या है जी कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, तो एक बात याद रखो। क्या याद रखनी है? यहां से एक नाम आपको मिल रहा है कार्बो। क्या मिल रहा है? कार्बो। और दूसरा क्या मिल रहा है आपको? हाइड्रेट। आप रट्टा मारते हो ना, इसमें 1:2:1 होता है, क्या होता है, कुछ भी याद नहीं करना होता। ठीक है ना। कार्बो का मतलब है कार्बन। क्या मतलब है इसका? कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन है। हाइड्रेट का मतलब हमेशा ही कहीं पे भी लगा लेना आप, जहां पे मैं ये शब्द मिल जाए ना आपको, ये शब्द मिल जाए, इसका मतलब आप समझो जल ही है, कुछ नहीं है। यानी हाइड्रेट यानी क्या? इसमें जल है, वाटर है, जल है। ठीक है, यानी एक ऐसा पदार्थ, पोषक पदार्थ, या एक कार्बनिक ऐसा पोषक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, या कार्बन और जल से मिलकर बना है। ठीक है ना। जल वैसे क्या कंपाउंड है, यौगिक हो गया, जिसके अंदर 2:1 क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? जल है, यानी कार्बन और जल से मिलकर बना हुआ एक कार्बनिक पदार्थ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बात बताता हूं, ये किससे बना है तो आप लिख लो। ठीक है, ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपोज कार्बन, हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन। यानी एक कार्बनिक पदार्थ विच कंपोज, जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन से मिलकर। ठीक है ना। आप ऐसे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो यहाँ पे, 9%, कोई भी डाउट नहीं है। यानी एक ऐसा कार्बनिक अणु, ठीक है ना, कार्बनिक अणु जो किससे मिलकर बना हुआ है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, जो जिसका रेशो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रेशो क्या है इसके अंदर? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या है इसके अंदर? ठीक है ना, वो कितना है? यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो जो है इसमें है 1:2:1, यानी 1:2:1 है। ये बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जनरली जो रेशो होता है ना, अप्रोक्सीमेट जो रेशो होता है, वो कितना होता है? तो आप कहोगे जी 1:2:1 होता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, इसलिए इसका जनरल फार्मूला मैं बता देता हूं आपको। ठीक है ना, यानी साधारण जो इसका सूत्र है वो क्या होगा? आपसे पूछ लिया जाता है साधारण सूत्र क्या है? साधारण सूत्र क्या है? तो आपको ऐसे लिखना है, कार्बन N, हाइड्रोजन यानी जल, उसका N, ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है ना। यहाँ भी N पे कुछ भी लगाओगे तो आप देख लो, मैं कह दूं H2ON, N की वैल्यू मैं किसके बराबर दे दूं? 3 के। 3 से नीचे नहीं हो सकती और 7 से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो N जो क्या कर रहा है? इंटीजर है, बिटवीन 3 to 7, यानी ये तो ना तो 3 से कम हो सकता है और ना 7 से ज्यादा हो सकता है। N की वैल्यू ये याद रखनी है। ठीक है, यहां पर मैं अगर 3 रख दूं तो ये क्या निकल के आएगा? आप कहोगे जी तो N की जगह मैं 3 रख दूं, आप कहोगे जी C3 हो गया। ठीक है,
3 से गुणा करेंगे, होल है ना, 6 हो गया, रो क्या हो गया जी, 3 हो गया। ठीक है, तो आपका ये फार्मूला बन गया पूरा पूरा, इसको खोल दो सर, यानी C3H6O3। आपको वो जी यहाँ पे 6 रखना है हमें, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया जो ग्लूकोज का बन जाता है, मोनोसैकेराइड का। ठीक है ना, ग्लूकोज का फार्मूला पूछ लिया जाता है। यानी रेशो क्या है इसका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या है, इसमें ये रेशो रहेगा। जनरली साधारणतः रेशो क्या रहता है, 1:2:1 रहता है। किसका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। इस बात को हमें रखना नहीं होता, याद करना है। अगर आपसे बेसिक फार्मूला पूछ ले तो हमें क्या आंसर देना है, CN। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट H2O, ब्रैकेट क्लोज होगी और N हो गया, यानी इसको हमें याद रखना है। ठीक है, बेसिक फार्मूला पूछेगा तो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फार्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट को याद ही रखना है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो यानी जल से बना हुआ है। क्लियर है, इस बात को याद रख लें तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये हमारे शरीर के अंदर मेन एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, यानी क्या है जी, मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है हमारे शरीर में, ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तब आपका आंसर क्या रहता है जी, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है जी, यहां पे लिख देता हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे शरीर के अंदर मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। किसी को कोई तकलीफ होती है तो बता देना, कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है ना, भागना एक रास्ता नहीं है, उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे मिलके बैठ के, टेंशन मत लो। कार्बोहाइड्रेट क्या ऊर्जा का स्रोत है, तो हमारे शरीर का क्वेश्चन पूछा जाता है कितना प्रतिशत एनर्जी हमें किससे मिलती है, शरीर की 60 से 65% ऊर्जा जो हमारा शरीर ग्रहण करता है ना, वो किससे मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, हमारे शरीर की ऊर्जा का 60 से 65% हम किससे लेते हैं, शरीर की ऊर्जा का 60 से 65% हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इस बात को याद रखें। अब जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर हाइड्रोलिसिस करवाया जाए, यानी इसका जल विश्लेषण करवाया जाए, अगर इसको तोड़ा जाए, सीधा सीधा इसका ब्रेक डाउन करवाया जाए, तो कितनी ऊर्जा मिलती है हमें, तो 4। ठीक है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, टूटने से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इस बात को याद रखो, कितनी मिलती है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में लगभग हमें 350 से लेकर 450 नॉर्मली जो है वो ग्राम पर डे लेना चाहिए। यानी हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना जाना चाहिए ऊर्जा के लिए, 350 से 450 ग्राम। यानी आप वर्कआउट ज्यादा करते हो तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल एक, ठीक है ना, नॉर्मल साधारण मनुष्य को लगभग 350 से 450 ग्राम हमारे एक दिन के अंदर हमें क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। मीठा खाते हैं आप, वो कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, स्टार्च यानी उसके अंदर, चावल के अंदर आपका है, ब्रेड के अंदर है, गुड़ के अंदर है, गन्ने के अंदर है, मीठे जितने फल है उनके अंदर है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा आता है, ये क्या है, सबसे पहले ऐसे लिख लो, इजी टू डाइजेस्ट है। आप कह सकते हो पाचन में आसान कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी पाचन में आसान पोषक तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर क्या रहता है, सबसे ज्यादा आराम से जिसका आसानी से पाचन हो सकता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले हमारे शरीर में पाचन भी किसका होता है, हमारे शरीर में डाइजेशन जिसका हो रहा है शरीर में पाचन, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कहां से शुरू होता है ये आपको पता भी है, मुख से। कहां से शुरू हो जाता है, मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन रहता है
उसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम बता देता हूं मैं, सैकेराइड। सैकेराइड यानी इसको क्या कहा जाता है, सैकेराइड भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखो, सैकेराइड। और उसके बाद इसे शुगर भी कहा जाता है। शुगर आप जिसे शर्करा यूज करते हो, आप कंफ्यूज होते हो कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर क्या है, सैकेराइड क्या है, ठीक है, या शुगर का शर्करा क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट के दूसरे नाम है, ठीक है। सैकेराइड क्यों कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज mainly found या composed from sugar, ये शुगर से ही बना होता है, ठीक है ना। शुगर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शुगर ही पाई जाती है, ज्यादातर मीठा होता है इसलिए इसे शुगर कहा जाता है। ये किससे बना होता है, मुख्य रूप से शुगर से ही बना होता है, शुगर आगे भी समझेंगे, ठीक है। और इसके सोर्स जो है वो क्या क्या है, स्रोत सीधे पूछ लिया आपसे, स्रोत क्या क्या है, तो आपको इसके स्रोत हैं जितने भी मीठे पदार्थ हैं, स्वीट फूड बोल दो आप, क्योंकि आप खाओगे वो पदार्थ मीठे ही है, वो भोजन है। जितने भी मीठे पदार्थ हैं जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, यानी मीठे भोज्य पदार्थ जितने भी है वो किसके स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के, गुड़, ठीक है ना। सबसे अच्छा स्रोत इसका माना जाता है ओट, ठीक है, जिसे आप दलिया बोलते हो, दलिया बोलते हो, वैसे जई होता है ओट के में, ओट का मीन होता है जई, ओट्स का मतलब होता है दलिया, ऐसे लगने पे आपको पता इंग्लिश पढ़ते हो तो। दलिया जो बोला जाता है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का, इजी टू डाइजेस्ट है, आपको पता भी है। एक बात फिर मैं बताऊंगा आपको, कार्बोहाइड्रेट जितने भी मीठे पदार्थ है उसमें मिलता है। गुड़ खाओगे कार्बोहाइड्रेट, गन्ना खाओगे कार्बोहाइड्रेट, फल खाओगे कार्बोहाइड्रेट, आप गेहूं खाओगे इसमें कार्बोहाइड्रेट, आप चाहे चावल खाओगे कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आलू खाओगे इसमें स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, कोई भी जड़ खाओगे यानी आप गाजर खाओगे तो भी कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर मीठी चीजें हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट है, बिना मीठी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ चीजें जो आप भोज्य पदार्थ लेते हो तो मुख्य रूप से उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो हमें मिलता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो ग्लूकोज के रूप में हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे सेलुलोज, किसी न रूप में मिलता है। क्लियर हुई बात। तो कार्बोहाइड्रेट ये था आपका। इससे आगे हम पढ़ते हैं इसके टाइप कितने हैं और फिर पढ़ेंगे फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, इसके बारे में, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी इसकी आधारभूत इकाई क्या है, इकाई इसकी होती है ग्लूकोज, इसकी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज किसकी इकाई है, तो आप क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी सबसे साधारण रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं, मेरा काम, ठीक है ना, एक जगह इकट्ठी करनी। ये बात अगर आपकी क्लियर हो जाती है, एक बात तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा, दूसरी बात ये वाली मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। तीसरी, इससे यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले पाचन किसका होता है, सबसे पहले पाचन शुरू किसका होता है, ठीक है, ये वाली। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, मुख्य ऊर्जा का स्रोत हमारे शरीर में कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। इकाई क्या है, किससे बना हुआ है, आप बता देना। सैकेराइड कहीं पे भी आ जाए या शर्करा कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। और आगे बताऊंगा कहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। मीठे पदार्थ किसके स्रोत होते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से फॉर्म होता है, आपका आंसर क्या रहता है जी, मीठे पदार्थ जो होते हैं वो किसका स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होते हैं। चलिए ये बात क्या, ठीक है। तो मेजर फंक्शन क्या है इसका, मेजर फंक्शन जो है इसका कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, तो मैं एक बार और बता दूं आपको, यानी मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, फंक्शन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर कह सकते हो, यानी इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, मुख्य कार्य क्या है, एक मुख्य कार्य इसका है एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, प्रोड्यूस यानी ऊर्जा प्राप्त करवाना इसका काम है हमारे शरीर को। इसका मेजर फंक्शन क्या हुआ, ऊर्जा प्राप्त करवाना। हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है मोस्ट ऑफ
मैंने बताया तो 60 से 65% किससे मिल रही है, इससे तो मिल रही है। ऊर्जा का नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का जहां पे भी नाम आए, मोस्ट ऑफ चीजें कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ये सोच लो आप। ऊर्जा का हमारे शरीर में दूसरा नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपको कुछ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज तो बेटा है इसका, ठीक है ना। अब बताता हूं क्या क्या है, ठीक है। बेसिस ऑफ कौन, शुगर, शुगर के आधार पे, शुगर के आधार पे, ठीक है ना, शुगर के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को बांटा जा सकता है। इसके कितने टाइप हो सकते हैं, 3 टाइप्स, यानी 3 प्रकार हो सकते हैं इसके मुख्य रूप से। मुख्य प्रकार जो होते हैं 3 है। कौन कौन से जी, लिख लो। मोनो, ओलिगो, ठीक है, पोली। मोनो का मतलब एक, ओलिगो का मतलब कुछ नहीं। ओलिगो का मतलब होता है बहुत ही कम, ठीक है ना, फ्यू, कम मात्रा। पोली का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। मोनो, और मैंने क्या कहा था, सैकेराइड किसे कहा जाता है, सैकेराइड, मोनो सैकेराइड शुगर को कहा जाता है। ओलिगो सैकेराइड, सैकेराइड, पॉली सैकेराइड। याद क्या रखना है हमें जी, याद रखना है मोनो। यहां से क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले, कलर का पेपर था, सैकेराइड, ठीक है। और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओलिगो, ये नाम पहले सुन रहे हो आप, ठीक है, लेकिन मस्त वाला क्वेश्चन आता है यहां से, सैकेराइड। उसके बाद आपको पढ़ना है जी पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अरे हम तो जीत जाएंगे, टेंशन मत लेना। तकलीफ हो रही होगी, इतने बड़े बड़े नाम है जी, कैसे याद रखें। अरे याद, सैकेराइड एक क्या रखना, मोनो का मतलब एक, दो ज्यादा, एक दो ज्यादा, ठीक है ना। मोनो एक, पोलिगो थोड़ा सा ज्यादा है मोनो से। पोली का मतलब बहुत ज्यादा है, पोलीमर, ठीक है ना। पॉलीथीन, तो पोली का मतलब ज्यादा, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो इस बात को याद रखना है, ये क्या है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब एक, ठीक है ना, यानी जिसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल एक ही पाया जाता है, और जो क्या हो सकता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट which cannot hydrolyzed, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे साधारण रूप जिसे और हाइड्रोलाइसिस लिख लो, हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता, क्या है जी, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस को क्या बोलते हैं, जल विश्लेषण भी बोलते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, ठीक है ना, या जल संलयन भी बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस है क्या, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। एक शब्द आता है, देखो बार बार बायोलॉजी में आएगा आपको। हाइड्रो का मतलब जल है, और लाइसिस का मतलब और टूटना। ये लाइसिस जहां पे मिले ना, उसका मतलब टूटना, हाइड्रो का मतलब जल, यानी जल, इसका मतलब है जब भी कोई पदार्थ जल के संपर्क में आने से टूटता है ना, जल के संपर्क में आने से टूट जाता है, आने से
उसका ब्रेकडाउन हो जाए, टूट जाता है। ठीक है ना, सिंपल से सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना है हमें कोई चीज का। यानी जल के संपर्क में जब भी कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है। लेकिन ऐसी सिंपल फॉर्म जो आगे नहीं तोड़ी जा सकती, इतनी सिंपल से सिंपल फॉर्म जो आगे नहीं तोड़ी जा सकती, वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। वो क्या है? मोनोसैकेराइड है, जिसका हाइड्रोलिसिस और नहीं हो सकता, हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। ठीक है ना। उसके बाद 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड तक जो पाया जाता है ना, वो क्या है? ओलिगोसैकेराइड है। 2 से लेकर 9, 2 से लेकर 9, यानी इसमें 2 भी मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 तक मोनोसैकेराइड अगर जुड़ जाते हैं तो वो क्या है? ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। यानी मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपल फॉर्म है। उसके बाद अगर 2 मोनोसैकेराइड जुड़ जाए तो ओलिगोसैकेराइड, 3 जुड़ जाए तो भी, 4 भी जुड़ जाए तो भी ओलिगो। ठीक है। पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर अनेक, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है? अनेक जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो contain large number of monosaccharide, contain large number of monosaccharide, ठीक है। फिर ये दोस्तों एक बात समझ के देखो, आप कुछ भी नहीं है जिसके अंदर गले में कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, जिसके अंदर बहुत ज्यादा संख्या में, समझाने वाला कोई नहीं आएगा, ऐसे संख्या में मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, वो क्या है? पॉलीसैकेराइड। मैं समझा दूंगा, देखो भाई टेंशन मत लेना भाई, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। यानी इसके अंदर कितने हो सकते हैं जी? इसके अंदर हजारों ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6000 तक, इससे भी ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ के क्या बन सकती है? एक पॉलीसैकेराइड की चेन बन सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। आप कहोगे जी को थोड़ा थोड़ा एग्जांपल तो दे दो इनका। अरे एग्जांपल क्या, हम तो खुद के निकाल देंगे। सबसे सिंपल होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है ना। एक बात इसको याद रख लो, मैं साफ करता हूँ अच्छे से, मतलब लिखने का एक मजा सा अलग आता है मुझे। यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे साधारण रूप है मोनोसैकेराइड। बात खत्म हुई, इस बात को आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। 2 से 9 मोनोसैकेराइड इसमें पाए जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड। और जो बहुत ज्यादा यानी 9 से ज्यादा, इतने भी 6000 से भी ज्यादा इसके अंदर चेन पाई जाती है इसकी मोनोसैकेराइड की, तो वो क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ये देखो, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। आपको इसको अलग अलग भागों में कैसे बांटा जा सकता है? सब टाइप हो जाती है, नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, घबराना मत। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। ग्लूकोज याद करना है, हमें याद रखना है, ठीक है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज याद रखना है। फ्रक्टोज नाम लेते ही याद आ गया होगा। उसके बाद आपको याद रखना है राइबोज, ये तो नया आ गया जी, क्वेश्चन आता है यहां से। राइबोज के साथ साथ आप एक बात और भी याद रख लो, डिऑक्सी राइबोज याद आ जाएगा। डीएनए पढ़ा होगा आपने, डीएनए आरएनए कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज या डिऑक्सी राइबोज। किसमें डिऑक्सी पाई जाती है? आरएनए में। कौन सी शुगर पाई जाती है? वहां पे आपका यही तो आता है, कौन सा? मोनोसैकेराइड है। इसके बारे में भी बता दूंगा, दिमाग खराब ही नहीं होगा कभी जिंदगी में। इसके ओलिगोसैकेराइड के आगे सब टाइप है, कुछ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा याद रखना। जैसे डाई, आपने यहां तक पढ़ा होगा, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड सीधा डाइसैकेराइड पढ़ा होगा, डाइसैकेराइड, जो किसकी सब टाइप है? ओलिगोसैकेराइड की। डाइसैकेराइड, ठीक है ना, ट्राइसैकेराइड, इसके बाद टेट्रासैकेराइड,
ठीक है। इसके बाद और भी है ना अभी तक तो, टेट्रा के बाद पेंटासेक्राइड, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे हेक्सासेक्राइड, ठीक है। और इसके बाद आप पढ़ते हो हेक्टोसेक्राइड, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, ट्राई वाइज है, भाड़ में हमें मतलब ही नहीं है, जिससे हमें पढ़ना है डाइसेक्राइड, ठीक है ना। डाइसेक्राइड इंपॉर्टेंट आपके लिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कैसे होगा जी, अगर आपको मिल जाए 2 मोनोसेक्राइड तो 2 को डाई बोलते हैं, डाइसेक्राइड। अगर 3 मिले तो उसको ट्राई 3 बोल दिया। अगर उसमें 4 मोनोसेक्राइड है तो उसको बोल दिया टेट्रा, ठीक है। उसमें 5 है तो पेंटा बोल दिया, उसमें 6 है तो उसे क्या बोल दिया, हेक्सा बोल दिया, 7 है तो उसको क्या बोल दिया बताओ तो, ठीक है ना, क्या बोल दिया, हेक्टोसेक्राइड। यानी मोनोसेक्राइड इसके अंदर क्या है, मैंने कहा था 2 से लेकर कितने पाए जा सकते हैं, 9 पाए जा सकते हैं। कितने पाए जा सकते हैं, 2। अगर 2 हैं तो डाइसेक्राइड, 3 है तो ट्राई, 4 है तो इस प्रकार से। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डाइसेक्राइड है, ठीक है। आप कहीं पढ़ लो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जिसमें 2 3 क्या है, कुछ भी नहीं। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल कौन से, जहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी जिसमें 2 मोनोसेक्राइड होते हैं। तो डाइसेक्राइड क्या है, जिसके अंदर क्या है, 2 मोनोसेक्राइड है, जिसमें किसके सेक्राइड। थोड़ी सी तकलीफ होगी, मुझे भी पता है, होती है भाई, शुरू में पढ़ते हैं उनको होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। और मैंने बहुत से लाइन पे लेके आया भी हूं, ठीक है ना। डाइसेक्राइड के एग्जांपल देख लो भाई। अरे बात यहाँ पे ये है, सीधी सी बात है यार, अगर ग्लूकोज 2 ग्लूकोज जुड़े हैं तो वो क्या है, ओलिगोसेक्राइड है। और ओलिगोसेक्राइड के अंदर क्या है, डाइसेक्राइड है। दिमाग खराब होने वाली बात ही नहीं है ना। अगर ग्लूकोज मान लो 3 जुड़ रहे हैं, 3 ग्लूकोज है, ट्राइसेक्राइड। अगर ग्लूकोज 4 जुड़ रहे हैं तो ग्लूकोज के साथ क्या हो सकता है, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी हो सकता है। तो ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज है, लेकिन 2 मोनोसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड होगा। ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज है तो भी क्या होगा, डाइसेक्राइड होगा, क्योंकि 2 ही मोनोसेक्राइड है। ये मोनोसेक्राइड जहां पर 2 जुड़े हो डाइसेक्राइड, ठीक है ना। और 2 से ज्यादा हो तो 3 हो तो ट्राइसेक्राइड, तो कंप्लीट हो गया। उसमें कौन कौन से एग्जांपल है जी, आप कहो जी लैक्टोज, आपका एक तो ये दिखता भी तो नहीं है, एक तो लैक्टोज लिख लो, एक माल्टोज लिख लो, सुना है क्या कभी, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होता है, ठीक है। सुक्रोज लिख लो, और क्या लिखोगे, सुक्रोज के बाद आपको लिखना है ट्राइलोज लिख लो, ठीक है, ट्राइलोज, बस इतना बहुत है आपके लिए कंप्लीट। यानी आप लैक्टोज याद कर सकते हो डाइसेक्राइड में, दूसरा माल्टोज याद सकते हो, सुक्रोज भी याद सकते हो, और क्या है, ट्राइलेज भी याद कर सकते हो। लैक्टोज किससे बना है, तो आपको होगा जी ये ग्लूकोज, यानी डाइसेक्राइड क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के साथ इसके साथ है गैलेक्टोज। ये याद कैसे रखें, मैं रखवाऊंगा, आपका काम थोड़ी ना, ठीक है। सुक्रोज के अंदर क्या है जी, एक तो ग्लूकोज है जी, हाँ जी, और इसके साथ क्या है जी, फ्रक्टोज है जी। कैसे याद रखें जी, मैं रखवाऊंगा जी, ठीक है। माल्टोज के अंदर क्या है जी, माल्टोज के अंदर है जी ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज है जी। इस बात को याद रखना है। कैसे याद रखें जी, मेरा काम है जी, आगे एक नया करवा दूंगा, ठीक है। इसका आप लिखोगे ना, याद रखने की जरूरत नहीं, इसका एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पे ठोक दिया इसको, क्योंकि बाद में कब जिक्र आए ना आए पता नहीं। पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल बता दो जी, यानी इसके अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। आगे जाके होमोपॉलीसेक्राइड, ठीक है ना, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो हमें कुछ भी याद नहीं करना, हमें याद क्या करना है, पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल। सेलुलोज पढ़े आपने, सेलुलोज पढ़ा है क्या, सेलुलोज पढ़ा है जी। काइटिन पढ़ा है आपने, हाँ जी पढ़ा है, आपने तो बताया था सेल के अंदर। अरे ग्लाइकोजन पढ़ा आपने, हाँ जी बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड स्टोरेज, यही तो था वो, हाँ जी पढ़ा है। आपने कभी पढ़ा स्टार्च, हाँ जी पढ़ाया था, पौधे भोजन का संग्रह करते हैं, स्टार्च, बात कंप्लीट हुई। हिपेरिन पढ़ा आपने,
हाँ जी पढ़ाया था, एंटी कोगुलेंट होता है जी, रक्त में पाया जाता है। ये पेरिन पॉलीसेकेराइड है जी, काइटिन, हिपेरिन, ये सारे पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं आपके, ठीक है ना। इसके बाद आप अगार भी लिख सकते हो, एक अगार भी होता है, अगार 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 सुना है ना आपने, अगार अगार। और क्या लिख सकते हो आप, डेक्स्ट्रिन लिख सकते हो, ये एग्जांपल है इसके, ठीक है ना। किसके, पॉलीसेकेराइड के, जो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बने हो सकते हैं, गैलेक्टोज से, फ्रक्टोज से, राइबोज से, डीऑक्सीराइबोज से, यानी बहुत सारे मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। कुछ 2 से 9 मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। एक मोनोसेकेराइड है, शुगर का अणु है कोई भी, सिंपल से सिंपल जिसे नहीं तोड़ा जा सकता उसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है। कंप्लीट हुई या नहीं हुई अभी भी, ठीक है। मोनोसेकेराइड क्या है, सबसे साधारण रूप है जिसका, कार्बोहाइड्रेट का। और मोनोसेकेराइड जब 2 से 9 जुड़े हो तो ओलिगोसेकेराइड है जी, जब 2 ही जुड़े हो तो डाइसेकेराइड है जी। डाइसेकेराइड यानी 2 मोनोसेकेराइड। एग्जांपल बता दो जी, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, ट्रिहोलोज, क्या लिख दिया रे, ट्रेहलोज, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, ठीक है ना, ट्रेहलोज। ये भी क्या है, लोज है, पीछे जुड़ा है ना, OSE सारे के सारे लगभग, सेलुलोज, ठीक है ना। उसके बाद माल्टोज, ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सारे तो वही है, फ्रक्टोज। क्लियर हुई क्या या नहीं हुई, लिख लो, काम आएंगे सारे के सारे। आप पढ़ते हो ना, जगह जगह जाके क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फिर ध्यान में रखना, यानी लैक्टोज G+G है, ये लिख लो, जी, ठीक है ना। जी निकल कहते कहते आपकी कहीं पे जी ना निकल जाए, ठीक है। माल्टोज, लैक्टोज, यस देखो, ग्लूकोज तो सभी में है, ग्लूकोज तो सभी में है। एक बात ध्यान रख लो भाई, ग्लूकोज सभी में है, ग्लूकोज को क्या याद करना है, ग्लूकोज को तो हमें याद करना ही नहीं है, बात खत्म हुई, सभी में है, ठीक है। इसमें क्या है, लैक्टोज, ये शब्द लिख के देखो, लैक्टोज, ये क्या है, ठीक है। लैक्टोज में क्या है, गैलेक्टोज, बात खत्म हुई। माल्टोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ एक में ग्लूकोज साथ में। फ्रक्टोज, सुक्रोज क्या है, गन्ने में पाया जाता है, अपने आप याद रह जाएगा। गन्ना क्या है, मीठा है, और मिट्टी शर्करा भी क्या है, फ्रक्टोज है। मिट्टी शर्करा फ्रक्टोज है, ठीक है ना। क्या है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज जो ज्यादा मीठा है। बाकी आगे और भी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लें। आप डिटेल जो मेरे साथ पढ़ते हो ना, तो बहुत मजे आने वाली बातें होती है। लेक्चर लंबा जाता है, मुझे भी पता है, आपको पता है, सभी को पता है, ठीक है। नींद भी आती है, मेरे को भी तकलीफ होती है, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं भाई। हमें क्या सबको लेके जाना है, जितनी भलाई हो उसकी कर लेंगे। अब हम मोनोसेकेराइड के एग्जांपल थे हमारे, ग्लूकोज को पढ़ते हैं क्या है, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ता, और क्वेश्चन बाहर से बता दो आप, एनसीईआरटी उठा के देख लेना। अगर एनसीईआरटी के अंदर मिलते हैं आपको, बायोमोलिक्यूल नाम से मिलते हैं ये, ठीक है ना। जैव अणु पढ़ते हैं ना, वहां पे मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह। लेकिन हमारे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको भी पता है, हमें पता है, सभी को पता है। और जिसको नहीं पता है वो समझ ले, जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो समझ ले, ये आते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्या है जी, ग्लूकोज के सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन। सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे साधारण। शर्करा लिख लो, बार बार शर्करा मैं कहूंगा, कार्बोहाइड्रेट लिखूंगा तो आप शर्करा नाम भूल जाओगे, ठीक है ना। शुगर लिख लो, सैकराइड लिख लो। सबसे साधारण जो शर्करा है वो क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6 है, H12O6। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सूत्र पूछा जाता है आपसे, यहां बताने के लिए मैं इसीलिए आया हूं, ठीक है। घंटा बीत चुका है, लेकिन अपना टाइम नहीं बीते, अपना टाइम आएगा जाएगा नहीं, ठीक है।
फार्मूला C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का सिंपल आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की इकाई किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं शर्करा लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। शर्करा की इकाई लंबा नाम है, मेरे को आसानी हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। शर्करा की इकाई किसे कहा जाता है? तो आपको कहेगा कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। उसके बाद ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? आपसे पूछेगा ब्लड शुगर। रक्त शर्करा किसे कहा जाता है? रक्त शर्करा किसे कहा जाता है? आपको कहेगा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कौन शुगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आए हुए हैं, मक्के की शर्करा किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट सॉरी ग्लूकोज को। कार्बोहाइड्रेट नाम बार बार रटा हुआ नजर आ रहा है दिमाग में, है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा सेल्यूलर फ्यूल किसे कहा जाता है? एक वो था यार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ग्रेप शुगर किसे कहा जाता है? अंगूर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? अंगूर शर्करा किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आपको भी फ्रक्टोज पाया जाता है उसमें, बताऊंगा भाई सारे मेरे काम। ग्रेप्स यानी अंगूर के अंदर पाई जाने वाली शर्करा। सेलुलर फ्यूल किसे कहा जाता है? सेलुलर फ्यूल यानी कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। कौन सी मक्का के अंदर भी कौन सी शुगर है? ग्लूकोज है। ग्रेप्स अंगूर के अंदर ग्लूकोज है। सेलुलर यानी कोशिका के अंदर जो ईंधन का काम करता है ना, चलाने का काम करता है, जैसे बाइक में पेट्रोल करता है, उसी प्रकार हमारी कोशिका को चलाने का काम कर रहा है ग्लूकोज कर रहा है, ठीक है। ब्लड के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? शुगर। कौन सी? ग्लूकोज। आपको पता भी है ग्लूकोज का स्तर कितना होता है, ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। हमारे शरीर में 4 ग्राम एवरेज होता है पूरे शरीर में, ठीक है ना। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 180 से 120 होता है, ठीक है। तो वो क्या है? ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज ही तो है। आपके ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है? यही तो पाई जाती है 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कहां तक जा रही है? रक्त के द्वारा कोशिका तक जाने का काम कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद मेन रेस्पिरेटरी सब्ट्रैक्ट ठीक है। सब्ट्रैक्ट मेन रेस्पिरेटरी सब्ट्रैक्ट इन ऑल सेल, ये बात लिखनी है आपको। यानी मुख्य श्वसन पदार्थ जो है ना कोशिका में, वो कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये बात तो ग्लूकोज की इस प्रकार से हुई। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? शर्करा की इकाई किसे कहा जाता है? आए क्वेश्चन है, प्रीवियस से करवाता हूं ना तब पता चलता है आपको, ठीक है। लेकिन आप सोचते हैं क्वेश्चन तो कभी आते नहीं है, कभी आते नहीं है। आते क्यों नहीं है भाई? घटना चक्कर पढ़ के देखो आप। घटना चक्कर के बाद आप साइंस की बहुत सी बुक आती है, वो पढ़ के देखो प्रीवियस ईयर की, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। कौन के अंदर? ग्रेप्स के अंदर सेलुलर फ्यूल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। शर्करा की इकाई मोस्ट फार्मूला मोस्ट सिंपल साधारण मोस्ट, ठीक है। और ये आपको पता ही है मोस्ट है। क्यों मोस्ट है जी? और बात मैं आपको ग्लूकोज के बारे में और बातें बताता हूँ। ग्लूकोज जो हमारे रक्त में तो पाया जाता है, ठीक है। कितना स्तर पाया जाता है? 80 से 120। अगर ये क्या हो जाए? बढ़ जाए इससे, तो इसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लाइसेमिया। अब क्वेश्चन यहां से क्या आया कि
क्या आया जी, ग्लूकोज का स्तर रक्त में बढ़ने पर, ग्लूकोज का स्तर रक्त में बढ़ने को क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। रक्त में ग्लूकोज का स्तर घटने पर क्या कहा जाता है, हाइपो, किसके लिए, हाइपो और ग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब है रक्त में शुगर की मात्रा घट जाना, हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। ठीक है, ग्लूकोज पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, रक्त में ग्लूकोज कर उस पर जो मेंटेनेंस रखता है ना बढ़ने देता ना घटने देता, वो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। इस पे क्या करता है, नियंत्रण रखता है, बढ़ने घटने नहीं देता। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, अग्नाशय, पैंक्रियास ग्लैंड से होता है। अग्नाशय, अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, आपको पता भी होना चाहिए। सेल से होता है, बीटा सेल से होता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है तो हाइपरग्लाइसेमिया, घट रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिया। हमारे शरीर के अंदर अगर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रोग हो जाता है डायबिटीज मेलाइटिस, यानी मधुमेह रोग। मधुमेह रोग किसकी अधिकता से होता है, मधुमेह रोग किसकी अधिकता से होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ग्लूकोज की अधिकता से। ग्लूकोज की अधिकता से, ग्लूकोज की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ये। और ग्लूकोज की कमी आने से क्या हो जाता है जी, कमी आने से ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में हमें एक ही बात हो सकती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, चक्कर आना शुरू हो जाता है, एंजाइटी वगैरह दिक्कत होनी शुरू हो जाती है हमारे शरीर में। यानी ग्लूकोज का स्तर घटा, आपको शरीर काम करना बंद कर देता है। और काफी देर तो ग्लूकोज का स्तर घटा रह जाए तो डेथ भी हो सकती है, किसकी, मानव की। मानव हो जाए और दूसरा एनिमल। क्लियर है बात। साधारण शर्करा C6H12O6 किसका फार्मूला, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्लड शुगर, रक्त शर्करा, कॉर्न शुगर, मक्के में कौन सी पाई जाती है, ग्रेप शुगर। सेलुलर फ्यूल, क्योंकि सेल के अंदर जो एनर्जी देने का काम करता है वो ग्लूकोज करेगा। ठीक है ना, रक्त में कितनी मात्रा, 80 से 120 मिलीग्राम। 120 मिलीग्राम से ज्यादा लंबे समय तक रह जाए तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया। कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, खाना खाने से पहले रक्त स्तर कितना होना चाहिए, 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। खाना खाने के बाद 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप तत्कालीन ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तत्कालीन ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का प्रयोग होता है जी। यानी एनर्जी, यानी बहुत ज्यादा जल्दी, आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो किसका प्रयोग होगा, ऊर्जा का। यानी तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं, ग्लूकोज का। आपने देखा भी होगा ग्लूकोज, जो भी खिलाड़ी होता है क्या लेके दौड़ता है, ग्लूकोज। क्या लेके दौड़ता है, ग्लूकोज। क्यों लेके दौड़ता है जी ग्लूकोज, क्यों लेके दौड़ता है ग्लूकोज, क्योंकि हमारे शरीर में डाइजेशन होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है जी ग्लूकोज में। तो सीधी सीधी अगर ग्लूकोज ली जाए तो वो क्या होगा, उसका पाचन तो करना नहीं पड़ेगा शरीर को, और सीधी की सीधी रक्त में चली जाएगी। और रक्त में जाता है वो सेल में पहुंच जाएगी, सेल में पहुंचते एनर्जी देगी। यानी बहुत जल्दी ऊर्जा चाहिए आपको। यानी खिलाड़ी दौड़ने से पहले ग्लूकोन डी ले लेता है। ठीक है, और कोई भी खिलाड़ी वर्कआउट करने से पहले आप ग्लूकोन डी ले लेते हो। ठीक है, उसके अंदर डाल के लेके जाते हैं। तो ग्लूकोन डी, सी, अलग अलग प्रकार के आते हैं। डी का मतलब वहां पे क्या है, डेक्सट्रोज है। ठीक है ना, याद रखना। डी का मतलब वहां पे क्या है, ग्लूकोन डी का मतलब है डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज। आपको अगर मतलब बोतल चढ़ाई जाती है, ड्रिप दी जाती है, तो उसमें कहते हैं कि हमें ग्लूकोज चढ़ानी है, तो वो ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म होता है, डेक्सट्रोज। ठीक है, जो बोतल चढ़ाई जाती है उसमें ग्लूकोज डाली जाती है, वो किस फॉर्म में डाली जाती है, डेक्सट्रोज में डाली जाती है। किस फॉर्म में डाली जाती है, डेक्सट्रोज फॉर्म में डाली जाती है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो किस नेचर का होता है, ग्लूकोज होता है डेक्सट्रोज रोटेटरी
ठीक है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, डेक्स्ट्रोज में। क्लियर है बात। तो डेक्स्ट्रोज क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म होती है जो आपके इंजेक्शन दिया जाता है, आपको गांव में दिया जाता है ना, वो कहता है ताकत वाला टिक्का ला दे भाई, कौन सा, ताकत वाला, ठीक है, जिससे एकदम एनर्जी आ जाती है एकदम, क्योंकि उसने सीधा का सीधा क्या कर दिया, किसने इंजेक्ट कर दिया, ग्लूकोज आपके सीधा का सीधा ब्लड में इंजेक्ट कर दिया, और हाथों हाथ तरोताजा महसूस होगा, निहाल हो गए जी, इसका मतलब मजे आ गए, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी आपको, तो आप तरोताजा ऐसे महसूस करोगे, आप ग्लूकोज पी के भी सकते हो, ठीक है ना, 10-15 मिनट में आपको ताकत मिल जाएगी। क्लियर है बात। तो गांव में जो डॉक्टर होते हैं वो वाले, तो वो ग्लूकोज का टिक्का देके भी तरोताजा महसूस करवा देते हैं कई बार। तो ये ग्लूकोज पूरा हो गया। ग्लूकोज के बाद आपका ग्लैक्टोज, ग्लूकोज के बाद है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या है, एक तो ये मोनोसेक्राइड है, ये बात मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे नहीं बैठेगा इतना बड़ा नाम, क्या ये मोनोसेक्राइड का, आपसे पूछा जाता है मोनोसेक्राइड इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड है, इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड है, 3 मोनोसेक्राइड 1 पॉलीसेक्राइड, और आपसे पूछे पॉलीसेक्राइड कौन सा है, तो 3 आपको मोनोसेक्राइड पता होगा तभी तो पॉलीसेक्राइड का आंसर दे पाओगे आप, या आपसे कहते 3 पॉलीसेक्राइड है 1 मोनोसेक्राइड, निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइड है, तो आपको आंसर 3 पॉलीसेक्राइड का पता हो तभी एक का आंसर आप दे पाओगे मोनोसेक्राइड, तो आपको पता होना चाहिए ग्लैक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो ग्लूकोज था आपका, और ग्लूकोज के पास लैक्टोज, क्या है, लैक्टोज यानी ग्लैक्टोज, अरे मोनोसेक्राइड है, किससे बन के बनेगा यार, कमाल है, मैं भी तो पागल हो गया, यानी ये बनाने का काम करता है ग्लैक्टोज, याद रखना इसको। किसमें पाया जाता है जी, किसमें पाया जाता है, तो ग्लैक्टोज को बोला जाता है आपके ग्लैक्टोज ग्रैन शुगर है, ग्रैन शुगर, ठीक है। अनाज की शर्करा किसे कहा जाता है, अनाज की शर्करा किसे कहा जाता है, आपका आंसर तब क्या रहेगा, अनाज की शर्करा ग्लैक्टोज को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ग्लैक्टोज को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा एक बात और बताता हूं मैं आपको, इसका सोर्स क्या है सबसे अच्छा, यानी इसका स्रोत क्या है, तो आपको लिखना है अनाज जितने भी है ना, अनाज जितने भी है, और सबसे अच्छा है इसका स्रोत व्हीट यानी गेहूं, इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गेहूं, ठीक है ना, गेहूं सबसे अच्छा, बार्ले वगैरह भी इसके अंदर भी पाया जाता है, और इसके बाद ये ओट के अंदर पाया जाता है। बार्ले का मतलब क्या है, बार्ले, बार्ले का मतलब होता है जी जौ, ठीक है, ओट, ओट यानी जेई, ओट्स का मतलब दलिया होता है, ओट का मतलब जेई होता है, ओट के अंदर भी अच्छा पाया जाता है। सीधा पूछेगा अनाज के अंदर कौन सी अच्छी शर्करा पाई जाती है, ग्लैक्टोज पाया जाता है, कौन सी पाई जाती है, ग्लैक्टोज, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है, ब्रेन शुगर यानी दिमाग के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपके दिमाग में, यानी दिमाग के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, ग्लैक्टोज पाया जाता है। एक आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, सेरिब्रल शुगर किसे कहा जाता है, सेरिब्रल शुगर किसे कहा जाता है, सेरिब्रल थोड़े दिन पहले पढ़ाया है, 1-2 दिन हुए हैं, सेरिब्रल शुगर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, ब्रेन के अंदर कौन सी शुगर ज्यादा पाई जाती है, तो ब्रेन के अंदर पाई जाती है आपकी ग्लैक्टोज, ठीक है। और उसके बाद है यानी मेमरी ग्लैंड जो होती है ना माता की, मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां जो होती है वो किसका इस्तेमाल करके लैक्टोज का सिंथेसिस करती है, तब आपका क्वेश्चन का आंसर रहता है ये, यानी स्तन ग्रंथियों के द्वारा ग्लैक्टोज का यूज करके
प्रयोग करके लैक्टोज का निर्माण किया जाता है। लैक्टोज क्या है? दूध की शर्करा, आगे बता दूंगा। लैक्टोज का निर्माण किया जाता है जनाब, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? माँ के स्तन ग्रंथियों द्वारा, मेमरी ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा किस शुगर का प्रयोग करके लैक्टोज का निर्माण होगा? ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। मोनोसैकेराइड है जी, एक ग्लैक्टोज है। ग्रेन यानी अनाज के अंदर पाए जाने वाली सोर्स क्या है? अनाज अच्छे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा इसका प्रयोग करके लैक्टोज का निर्माण किया जाता है। उसके बाद क्या है जी? आपका फ्रक्टोज, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका नाम आपने नहीं सुना तो आप तैयारी करते ही नहीं हो, ठीक है ना। फ्रक्टोज क्या है? ठीक है, फिर वही बात है, मोनोसैकेराइड। ये लिखने का मतलब बन रहा है मेरा, क्योंकि याद करवाना है मुझे। इसे क्या कहा जाता है जी? फ्रूट शुगर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है जी? फलों की शर्करा कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज फाउंड इन मोस्ट ऑफ फ्रूट, सीधा लिख लो फ्रूट, मोस्ट ऑफ क्या है? क्योंकि ये फलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। अरे सीधी बात है, फ्रूट फ्रक्टोज, नाम से इससे बना है, फ्रूट से ही, फ्रूट फ्रक्टोज, ठीक है ना। फ्रक्टोज, फ्रूट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहां पर, किस में पाई जाती है? फलों, ठीक है। यहां से आप ये बात भी लिख सकते हो, फलों का जो स्वीट होना है ना, यानी फलों का मीठा होना, फलों का मीठा होना, फलों का मीठेपन का कारण क्या है? मीठेपन, यानी उनका जो मीठा होना है, उनके अंदर मिठास है ना, वो किसकी है? फ्रक्टोज के कारण है, ठीक है ना। क्योंकि स्वीटेस्ट शुगर इन नेचर, प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। थोड़ा सा मार्कर, थोड़ा हमारा क्या हो गया, लाइट सा हो गया है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे पैंट क्वेश्चन मानते हैं इसको, ठीक है ना। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। तो आपको फ्रक्टोज के बारे में याद करना है। फ्रक्टोज क्या है, ठीक है ना। फ्रूट में पाई जाती है, फ्रूट शुगर कहा जाता है इसलिए। और फलों के मीठे होने का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। उसके बाद आपको याद क्या करना है, ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसका, सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है फाउंड इन हनी, शहद के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। शहद सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है ना। सबसे अच्छा जो इसका सोर्स है ना, स्रोत, वो कौन सा है? शहद है, ठीक है ना। उसके बाद और सोर्स कौन से है? तो मैंने बता ही दिया, पहले बता दिया। फ्रूट या जितने भी मीठे फल है ना, ज्यादा मीठे होते हैं, वो फ्रक्टोज के कारण होते हैं, क्लियर है बात। उसके बाद एक बात और बताऊंगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये तो सभी किताबों में लिखे मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद करना है। जो उमन सिमन है ना, यानी मानव के अंदर जो वीर्य है, उसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज, ठीक है ना। कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज, ठीक है। यानी जो स्पर्म है, स्पर्म यानी शुक्राणु किस से ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो फ्रक्टोज से करते हैं। यानी उनको मोटिलिटी प्रदान करने के लिए एनर्जी जो चाहिए ना, वो किसके माध्यम से हो रही है? वो फ्रक्टोज से मिल रही है। यानी वीर्य के अंदर पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? तब आपका प्रेजेंस, ठीक है, इन ह्यूमन सीमन, ठीक है। और सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल, यानी ये किसके द्वारा स्रावित होता है फ्रक्टोज वहां पे? तो आपको मैंने बताया भी होगा, शुक्राशय द्वारा। शुक्राशय ग्रंथि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, वेजिकल, याद कर लो।
ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वीर्य के अंदर बताया था मैंने, ठीक है, कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज। यहाँ पे लिखाने का मतलब आपको रिवाइज हो रहा है, वो चीज क्या हो रही है, रिवीजन आपका जबरदस्त तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। तो रिवीजन जबरदस्त तरीके से हो रहा है तो आपको याद है करना भी पड़ेगा। फ्रक्टोज कंप्लीट हुआ हमारा। तो हमारी 3 शुगर थी, कौन कौन सी थी इंपॉर्टेंट जो थी, ग्लूकोज खत्म हो गया, गैलेक्टोज खत्म हो गया, फ्रक्टोज खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना होता है, फ्रक्टोज के बाद आपको याद करना है, और भी बताया था, राइबोज, डिऑक्सी राइबोज, ठीक है। आप इतना याद कर लो जनाब, बहुत ही अच्छी बात है। डीएनए आरएनए में बता दूंगा मैं। राइबोज शर्करा किसके अंदर पाई जाती है, तो राइबोज पाई जाती है आरएनए में। किसमें पाई जाती है, आरएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डिऑक्सी, डिऑक्सी राइबोज शुगर किसमें पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, डीएनए में। किसमें पाई जाती है, डीएनए में। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसी के नाम पे इसका नाम डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और इसका नाम राइबोज राइबोन्यूक्लिक एसिड इसी के नाम पे है, क्योंकि इसमें शर्करा कौन सी है, इसमें राइबोज है, इसमें डिऑक्सी है। और डिऑक्सी का मतलब क्या है, इसमें जो पाया जाता है वो क्या है, इसका फार्मूला है C6H12O6। सभी के सभी जो मोनोसैकेराइड है उनका फार्मूला यही है मोस्ट ऑफ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है, एक ऑक्सीजन कम है, यानी क्या हो रहा है, डीऑक्सी, यानी ऑक्सी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी एक ऑक्सीजन का जो है वो कम पाया जाता है एटम, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। बात कंप्लीट होती है। हम पढ़ते हैं अब ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड के एग्जांपल, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, स्पीड से करते हैं। देखो माल्टोज, माल्टोज पढ़ना है, सुक्रोज पढ़ना है, ठीक है। मार्कर फिल करना थोड़ा सा, माल्टोज सुक्रोज, एक तो हमने माल्टोज पढ़ा था, एक सुक्रोज पढ़ा था, एक हमने लैक्टोज पढ़ना है, ठीक है, एक हमें प्रेहलोज पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है, बस कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, ये चीजें चारों एक साथ ही कंप्लीट हो जाती है। माल्टोज जो है ना, उसे कहा जाता है माल्ट शुगर। क्या कहा जाता है, माल्ट शुगर किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी बीजों की शर्करा किसे कहा जाता है, बीजों की शर्करा किसे कहा जाता है, ठीक। सुक्रोज को कहा जाता है कैन शुगर या टेबल शुगर, ठीक है। लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, ठीक है। और ये किसमें पाई जाती है, इसका मैं बता देता हूं, इसका तो एक ही क्वेश्चन बनता है, ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप, हमारे पास मार्कर राजा थोड़े से दुखी हो गए हैं। आप तैयारी करो, बहुत अच्छी करो, और बहुत मजा आएगा। पढ़ने में तब मजा आता है जब आपको कुछ पता होता है, और आप किसी के सामने बैठते हो तो आपका बायोलॉजी का ज्ञान उभर कर आना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए, आपके अंदर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आ गया मेरा गलत नहीं होगा, अगर आप लेक्चर पूरा देख रहे हो तो, ठीक है। बाकी बहुत ही कम चांस होते हैं, यहाँ तक जो पहुंच जाता है ना मेरे लेक्चर के अंदर, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, जिन्हें मॉनिटर घोषित कर दिया जाता है क्लास में। यहां से हमें बीजों की शर्करा, क्योंकि जिस जर्मी यानी किसमें पाया जाता है, जर्मिनेटेड, अंकुरित बीजों में पाया जाता है ज्यादातर, अंकुरित बीजों में जो थोड़े से उग जाते हैं ना, अंकुरित हो जाते हैं, थोड़े से उग जाते हैं। जैसे आपने कभी चने देखे होंगे, कभी मूंग देखे होंगे, वो थोड़े से मतलब निकल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, उनके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, ज्यादातर माल्टोज,
कौन सी? माल्टोज। माल्ट शुगर भी कहा जाता है, माल्ट शुगर कहा जाता है। और किससे बनी होती है ये? तो ये ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज से। क्या है ये? डाइसैकेराइड है, सारे के सारे डाइसैकेराइड है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसे मिल्क शुगर, टेबल कैन शुगर क्यों कहा जाता है? इसका सबसे अच्छा स्रोत है ना, यहाँ पे अंकुरित बीज सबसे अच्छे किसका स्रोत है? तो आपको आंसर क्या देना है? क्या देना है? माल्टोज, ठीक है। दूसरा आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है? माल्टोज बनता है। अंकुरित बीजों में कौन सी पाई जाती है? माल्टोज पाई जाती है। माल्ट शुगर किसे कहते हैं? माल्टोज कहा जाता है, ठीक है। एक बात और लिख लो, सब में ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी जो देता है ना, ग्लूकोज के अंदर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है वो कौन देता है? माल्टोज देता है। सुक्रोज बीज खाने चाहिए आपको, ठीक है। उनके हुए बीज जिसे खाने चाहिए क्योंकि इसमें माल्टोज होता है। सुक्रोज क्या है? कैन शुगर कहा जाता है। टेबल शुगर, टेबल शुगर क्यों कहा जाता है? मेज की चीनी किसे कहा जाता है? मेज की चीनी किसे कहा जाता है? मेज पे जो चीनी रखी होती है ना आपके घरों में, डिब्बों में चाय बनाने के लिए यूज होती है, वो रियल में क्या है? सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है, ठीक है ना। तो याद रखना वो क्या है? सुक्रोज है, ठीक है। और माल्टोज बीजों में पाई जाती है। तो रियल में सुक्रोज क्या है? टेबल। क्योंकि कैन शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसमें पाई जाती है? फाउंड इन शुगर केन, ठीक है। हाईएस्ट फाउंड इन शुगर केन, शुगर केन, ठीक है। शुगर केन यानी गन्ने में सबसे ज्यादा पाई जाती है, गन्ने में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे ज्यादा, ठीक है। शुगर केन, शुगर केन गन्ने को कहा जाता है। गन्ने में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा सुक्रोज है, गन्ने में पाई जाने वाली सुक्रोज है, ठीक है। और सुक्रोज किससे मिली है? तो सुक्रोज मीठा होता है, और मीठा क्या होता है? ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज मीठा होता है। फ्रक्टोज क्या है? मीठा होता है, इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसे बीट शुगर भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, बीट शुगर, ठीक है ना। क्योंकि ये बीट शुगर क्यों कहा जाता है? केन शुगर का मतलब है गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है? गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है? बीट का मतलब है चुकंदर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? चुकंदर की शर्करा किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी गन्ने के बाद दूसरी जो जिसमें मिलती है वो किसमें मिलती है? बीट, ठीक है। और इसे शुगर बीट भी कहा जाता है, याद रखना, चुकंदर। उसके बाद लैक्टोज किसमें पाई जाती है? तो फाउंड इन मिल्क, सबसे ज्यादा दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है। यानी दूध की शर्करा किसे कहा जाता है? दूध की शर्करा किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या रहता है? लैक्टोज को कहा जाता है। मिल्क शुगर के बाद, ठीक है, ये किससे बनी होती है? तो एक तो ग्लूकोज हो गया, और ग्लूकोज के साथ में क्या है? लैक्टोज गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज, यानी गैलेक्टोज होता है इसमें, ठीक है। ग्लूकोज के साथ इसमें क्या है जी? लैक्टोज है। ग्लूकोज के साथ में इसमें गैलेक्टोज है, ठीक है, याद कर लेना। तो लैक्टोज गैलेक्टोज, ठीक है। एक बात और आपको, एक बात और बता दूं मैं, हाँ, सोरिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू कन्वर्जन लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, यानी दूध का खट्टा होना का किसका कारण है? अगर दूध खट्टा हो रहा है ना, दूध का खट्टा होना, आप बताओ दूध का खट्टा होने का कारण क्या है? होने का कारण लैक्टोज शर्करा का, लैक्टोज इनटू शर्करा का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो दूध खट्टा लैक्टोज शर्करा जब लैक्टिन एसिड में बदल जाती है और एसिड खट्टे होते हैं, तो दूध खट्टे होने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा? लैक्टिक। लैक्टोज शब्द किससे रिलेटेड है? दूध से। लैक्टिक किससे शब्द है? LACT। ये शब्द जहां पे आए तो आप आंख बंद करके एक शब्द पर चले जाना, दूध पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन से मिलेंगे। लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोमीटर, लैक्टोज शर्करा, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सारे दूध में मिलते हैं। तो बात कंप्लीट हुई।
ठीक है। एक बात और याद रखना, एनिमल शुगर भी किसे कहा जाता है, यानी जंतु शर्करा किसे कहा जाता है, जंतु शर्करा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जंतु शर्करा लैक्टोज को कहा जाता है, लैक्टोज को जंतु शर्करा भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। माँ के दूध में कौन सा पाया जाता है, शर्करा लैक्टोज पाया जाता है। बकरी हो चाहे भेड़ हो चाहे किसी का दूध हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ लैक्टोज मिलता है। हाथी के दूध में भी, यानी सबसे ज्यादा तो मानव जो होता है ना, ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, मानव के दूध में लैक्टोज मिलता है। उसके बाद हाथी के दूध में भी, ठीक है, लैक्टोज शर्करा मिलती है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो इन बातों को, ठीक है। ट्राइलोज भी बताया था मैंने, एक ट्राइलोज कहाँ पाया जाता है, ट्राइलोज यानी हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार से क्या पाया जाती है, ट्राइलोज पाया, हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। उसी प्रकार जो क्या है, आर्थ्रोपोड, ठीक है ना, आर्थ्रोपोड, उनके अंदर पाया जाता है हीमोलिम्फ। आपको भी पता है हीमोलिम्फ पाया जाता है। आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसमें क्या, हमारे शरीर में तो ब्लड होता है, वहां पे क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है ब्लड की जगह, हीमोलिम्फ, ठीक है। और हीमोलिम्फ के अंदर जो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है, ग्लूकोज पाई जाती है। उसी प्रकार उनके अंदर क्या पाई जाती है, ट्राइलोज पाई जाती है। यानी क्या है, आर्थ्रोपोड जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं, मेनली इंसेक्ट, यानी जो क्या है, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े कीट पतंग बोलते हैं, उनके अंदर हीमोलिम्फ बनता है। हीमोलिम्फ के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, ट्राइलोज पाई जाती है। जिस प्रकार हमारे ब्लड में ग्लूकोज पाई जाती है, ये बातें याद करनी है हमें। हमारा डाइसैकेराइड यानी किसका, ओलिगोसैकेराइड का डाइसैकेराइड भी कंप्लीट हो गया, याद रखो। एक एक बात को याद रखना है, ठीक है ना। माल्टोज को क्या कहा जाता है, बीजों की शर्करा, माल्ट शुगर कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना। अंकुरित बीजों में मिलती है, सुक्रोज गन्ने में मिलती है, इसलिए इसे गन्ने की शर्करा, ठीक है। और या क्योंकि गन्ने से क्या बनती है, चीनी किससे बनती है आपकी, गन्ने से तो बनती है, तो चीनी गन्ने से ही बनती है, इसलिए टेबल शुगर भी कहा जाता है इसे। यानी एक पीस डाल दो, 2 पीस डाल दो, वो शुगर वाली टेबल पे रखी होती है ना। लैक्टोज, दूध, लैक्टोज अभी दूध से रिलेटेड है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। और इसका पाचन आपको बता दिए, रेनिन एंजाइम करता है माशय के अंदर, स्टमच जो होता है हमारा, स्टमच के अंदर रेनिन एंजाइम निकलता है ना, वो क्या कर रहा है, इसका पाचन करता है। और जिसमें बच्चों में रेनिन एंजाइम की कमी हो जाती है, तो वो दूध नहीं पचा पाते, उल्टियां वगैरह, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, डायरिया वगैरह हो जाता है, इस प्रकार के रोग उनके बच्चों को लग जाते हैं, वो दूध नहीं पचा पाते। दूध पचाने का मतलब कौन सा है, उसमें लैक्टोज शर्करा नहीं पचा पाते। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलीसैकेराइड खत्म ही कर देते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल की बात कर रहा हूं, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सेलुलोज क्या है, हाईएस्ट फाउंड इन नेचर। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सी पाई जाती है नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। दूसरा सेलुलोज को क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर भी बोला जाता है, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, हाईएस्ट फाउंड इन नेचर, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर है, पाया जाने वाला पॉलीमर यानी पाया जाने वाला बहुलक, बहुलक नहीं कह सकते, प्राकृतिक बहुलक कहोगे, रबड़ भी बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है, तो सेलुलोज है, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज जिसके अंदर 6000 प्लस मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, ये बात भी आप लिख लो, सबसे ज्यादा इसके अंदर सैकेराइड पाए जाते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है जी, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, प्लांट की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। और लगभग किसी भी लकड़ी का, वुड का, लकड़ी जो होती है ना, उसका 60 से 65% भाग जो होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। कॉटन यानी आपकी जो, जिसे आप रुई बोलते हो या आप नरमा बोलते हो, कपास बोलते हो, कपास का 95% भाग होता है, कौन सा,
95% सेलुलोज किसका भाग है, कपास का, ठीक है ना। तो 60 से 65% क्या होता है, लकड़ी का जो भाग है ना वो सेलुलोज है, क्योंकि सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट एविडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट यही है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है इसका, ठीक है। वैसे वाटर अनसोल्यूबल है, रुई रुई लगती है क्या इसमें, वाटर अनसोल्यूबल, पानी में अघुलनशील है, ये भी लिख लो। टेस्टलेस होता है, इसका कोई भी स्वाद नहीं होता, टेस्टलेस यानी स्वादहीन होता है। और वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, मोनोसेक्राइड मीठे होते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, और जल में घुलनशील होते हैं दोनों का। उसके बाद जो ओलिगोसेक्राइड है वो मीठे होते हैं लेकिन ऊपर वाले से कम, लेकिन जल में घुलनशील होते हैं, ऊपर वाले से कम होते हैं। और इसके बाद आपके पॉलीसेक्राइड होते हैं ना, स्वादहीन होते हैं, ना तो वो मीठे होते हैं, ठीक है, और जल में घुलनशील नहीं होते। ये बात भी वहां पे ऐड कर लेना अगर करना चाहो तो। ये पॉलीसेक्राइड इसलिए क्या है, स्वादहीन है और जल में घुलनशील नहीं है। ये बात आप कवर करना सेलुलोज के बारे में। कंप्लीट हुई। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है, सबसे बात ये है, अच्छी बात आपके लिए, ठीक है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, क्लियर है बात। उसके बाद आपका आता है काइटिन, काइटिन, ठीक है। प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा बहुलक है, ठीक है ना, सेकंड एविडेंट इन नेचर, एविडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, यानी दूसरा कार्बोहाइड्रेट। आप ये भी लिख सकते हो, प्रकृति में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला काइटिन है, ठीक है ना। काइटिन जो है वो क्या है, इससे सेल वॉल बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। किससे बनी होती है जी, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल वॉल से। किसकी, तो आप लिख लो कवक, किसकी बनी होती है, कवक यानी फंजी, जिसे हम फंजाई भी बोलते हैं, फंजाई, या आप जिसे फफूंदी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फफूंदी भी बोलते हैं, ठीक है ना, फंगस भी बोलते हो। उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी है, काइटिन से बनी होती है, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद काइटिन का और क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके, काइटिन का यानी हाँ आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनके जो फेदर है यानी पंख है, यानी आर्थ्रोपोड, यानी आप कह सकते हो जो कीट पतंग जो होते हैं ना, कीट पतंग, उनका बाह्य कंकाल किससे बना होता है, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है उनका, फोम एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादातर क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, कीट पतंग आते हैं, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, काइटिन से, ठीक है ना। और काइटिन क्या करता है, उन्हें इलास्टिसिटी देता है, ठीक है, और हार्डनेस भी देता है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी देता है, यानी उन्हें मजबूत बनाता है, उन्हें क्या करता है, थोड़ा सा हार्ड भी बनाता है, इलास्टिसिटी देता है, ताकि उसकी क्या की जा सके, प्रोटेक्शन की जा सके, उड़ने में वो जल्दी से टूटते नहीं है। पंख वगैरह जो होते हैं, बाह्य कंकाल में पंख हो गए, नाखून हो गए, आपका बाल हो गए, वो क्या आते हैं, सारे के सारे आते हैं, जो किससे बने होते हैं, काइटिन से, ठीक है ना, किससे बने होते हैं, काइटिन से बने होते हैं। तो आप याद रखना, कौन सी शर्करा पाई जाती है, बाह्य कंकाल के अंदर काइटिन पाई जाती है। तो काइटिन भी कंप्लीट हुआ हमारा, और रह गया स्टार्च, स्टार्च, ठीक है, आप लिख लो स्टार्च। दो चीजें और लिख लो, अब आपका खत्म हो जाएगा स्टार्च के बाद। ये लास्ट आपका स्टार्च और आपका ग्लाइकोजन, ठीक है, सांस आ गया जी, आज तो मारे गए। स्टार्च, ग्लाइकोजन, दोनों को रिलेट करके बता देता हूं। एनिमल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, यानी फूड स्टोरेज इन प्लांट, यानी पादप के अंदर भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, फूड स्टोरेज इन एनिमल। दोनों में एक जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जंतुओं में भोजन का संग्रह, जंतुओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, भोजन संग्रह किस रूप में होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन।
पादप में भोजन संग्रह, पादप में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? भोजन संग्रह यानी स्टोरेज, संग्रह, ठीक है ना, संग्रह बोल देते हैं, स्टोर बोल देते हैं, उसके बाद आप कह सकते हो संचय बोल सकते हो, ठीक है ना, और भंडारण बोल सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा? स्टार्च होगा। कहाँ पे होता है? जो रूट में होता है। कहाँ पे होता है? रूट यानी ज्यादातर जड़ में होता है, ठीक है। और जड़ के अंदर कौन सा लिपोप्लास्ट पाया जाता है? आप लिख लो जी, अवर्णी लवक पाया जाता है, अवर्णी लवक के अंदर इसका स्टोरेज होता है, ठीक है ना। तो इसके अच्छे स्रोत कौन से हो गए? सोर्स स्रोत कौन से हो गए? यानी आपके ट्यूबर वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद रूट वाली जो भी फल सब्जियां, वेजिटेबल जो भी है, वेजिटेबल यानी फल जो भी है, जैसे मूली के अंदर है, उसके बाद आलू के अंदर है, जो पोटैटो है उसके अंदर अच्छा है स्रोत है, उसके बाद चावल के अंदर भी मिलते हैं, ये गेहूं के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। मक्के के अंदर भी कुछ भाग इसका होता है। तो स्टार्च के अच्छे स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत इसका है आलू, याद रखना, आलू और शकरकंद, शकरकंद स्टार्च के अच्छे स्रोत है। क्लियर हुई बात? ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन फूड स्टोरेज, एनिमल के अंदर भोजन संग्रह होता है जी। कहाँ पे होता है जी? लीवर के अंदर होता है। और कहाँ होता है जी? लीवर के बाद मसल्स के अंदर होता है जी। सबसे ज्यादा लीवर के मसल्स में, लीवर में 100 ग्राम तक होता है, मसल्स में कितना होता है जी? 400 ग्राम तक होता है, ठीक है। उसके बाद किडनी का याद नहीं करना है हमें, कितने ग्राम होता है, किडनी में भी होता है जी, किडनी में भी होता है। और कहाँ पे हो रहा है? मसल पूरे शरीर में, ठीक है। किडनी में ज्यादा होता है, लीवर में भी होता है। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? प्लेसेंटा में भी होता है इसका, प्लेसेंटा, अपराध जिसे बोलते हैं मतलब में। तो इनका क्या फूड स्टोरेज का काम करता है। यानी आज जब आप क्या फास्ट वगैरह रखते हो, फास्ट रखते हो, तो उसके दिन हम कुछ खाते नहीं, ग्लूकोज वगैरह नहीं लेते हैं, तो वो ग्लाइकोजन क्या कर देगा? लीवर ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। थोड़ा टाइम होता तो मैं इसको बताता किस प्रकार से करता है, कौन सा हार्मोन काम करता है, क्या क्या करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना है हमें, ग्लाइकोजन क्या है और ग्लाइकोजन क्या क्या काम करता है। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो किसमें पाया जाता है? इसमें पाया जाता है, ऐसे एक काम करता है, ठीक है। ये बात नहीं अगर आपको याद हो गई हो। इसका फार्मूला पॉलीसेकेराइड छोड़ दो, फार्मूला नहीं आता, पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं बता दूंगा, ठीक है। C12H22O11 पॉलीसेकेराइड का होता है। जो बाकी में N लगा होता है, लास्ट में आप होल का N लगा देते हैं, तो N के नंबर का मतलब है कोई भी कितनी भी संख्या हो सकती है, ये याद रखना। अगर लेक्चर पसंद आया और इसी प्रकार आगे लेक्चर बनाना है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, लाइक कर देना और बेल आइकन भी दबाना ना भूले, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अच्छी चीजें अगर आपने सीखी हो तो इसमें बता देना मुझे। अगर सभी ने, अगर जितने भी लड़कों ने या लड़कियों ने या जो भी स्टूडेंट है उन्होंने पूरा लेक्चर देखा है, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे सर पूरा लेक्चर देखा। अगर इसमें कुछ अलग नहीं मिला तो आप कमेंट करके बता देना सर बहुत कुछ हमें नया नहीं मिला, कुछ भी नया नहीं मिला, आप इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, दोबारा बनाएंगे नए के साथ ही, ठीक है ना। तो आज आप पढ़े होंगे, पूरा मजा आया होगा, मजा नहीं आया तो नींद जरूर आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हो इसके अंदर समझाने वाली चीजें भी थी, लेकिन थोड़ा सा याद करने वाली चंद चीजें ज्यादा चीजें रहेगी, यानी याद करने वाला आपका कंटेंट ज्यादा है थोड़ा सा, तो याद भी करना पड़ेगा। मेरा काम पढ़ाना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और स्टूडेंट आप प्यारे प्यारे हो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि हम एनर्जी के साथ आगे और पढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, जय हिंद।